हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी गुरु। आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं क्लास 10th एसएसटी सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 62 यानी कार्यपत्रक संख्या 62 के बारे में। आज की इस वर्कशीट में हम जारी रखेंगे हमारा पॉलिटिकल साइंस सिविक्स का पहला चैप्टर सत्ता की साझेदारी। पिछली वर्कशीट में हमने इसी चैप्टर के वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन थे वो डिस्कस किए थे। आज की इस वर्कशीट में हम शॉर्ट आंसर टाइप और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। आज की वर्कशीट थोड़ी लेंथी जरूर रहेगी लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम आज की इस वर्कशीट की। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, ये हमारी वर्कशीट नंबर 62 यानी कार्यपत्रक संख्या 62 है। हमारा विषय सब्जेक्ट एसएसटी सामाजिक विज्ञान है, जिसमें हम सिविक्स राजनीतिक विज्ञान का पहला चैप्टर सत्ता की साझेदारी है वो पढ़ रहे हैं, उसकी दोहराई कर रहे हैं। आज की दिनांक रहेगी 5 दिसंबर 2020। सत्ता की साझेदारी। सत्ता की साझेदारी का अर्थ होता है सत्ता का बंटवारा यानी शक्तियों का बंटवारा। शक्तियों का बंटवारा लोकतंत्र में बेहद जरूरी होता है। पहले क्या होता था? राजतंत्र होता था। राजतंत्र में सारी शक्तियां एक व्यक्ति के पास होती थी, जबकि लोकतंत्र में कई सारी संस्थाएं होती है, कई सारे व्यक्ति होते हैं जिनके पास अलग अलग शक्तियां होती है। तो इसे बोलते हैं हम सत्ता की साझेदारी। जब हम एक ही व्यक्ति के हाथ में शक्तियां देने का प्रयास करते हैं या एक व्यक्ति जब शक्तियां रखते हैं तो ये होता है केंद्रीकरण, और जब शक्तियां बांटती जाती है तो इसको बोलते हैं विकेंद्रीकरण यानी कि शक्तियों का बंटवारा। ये लोकतंत्र की आत्मा कहा जाता है, क्योंकि अगर सत्ता की साझेदारी नहीं होगी तो इसका मतलब वहां पर एक ही व्यक्ति के पास शक्तियां हैं, तो वहां लोकतंत्र नहीं है। तो चलिए हम देखते हैं आज की इस वर्कशीट के क्वेश्चंस। आज की इस वर्कशीट में 10 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन दिए गए कुल 10, और उसके बाद 4 क्वेश्चन दिए गए जो सोर्स बेस्ड है यानी स्रोत आधारित प्रश्न है। आपका इस बार जो एनुअल एग्जाम होगा उसमें आपके 2 क्वेश्चन स्रोत आधारित भी रहेंगे, यानी आपको अनुच्छेद दिया जाएगा जिसको आपको पढ़ना है, समझना है, उस पर आधारित प्रश्नों को हल करना है। हम पहले प्रश्न के साथ शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न दिया गया, सत्ता की साझेदारी क्यों वांछनीय है यानी क्यों आवश्यक है। आधुनिक लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी के 3 रूपों की उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। यहाँ पर 2 अलग अलग प्रश्न दिए गए हैं और इस चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही दोनों बनते हैं। यानी अगर इस चैप्टर से एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन अगर आएगा, पूछा जाएगा आपके एग्जाम में, तो वो इन्हीं 2 में से कोई एक क्वेश्चन रहेगा। पहला क्वेश्चन है कि सत्ता की साझेदारी क्यों आवश्यक है। तो सत्ता की साझेदारी आवश्यक होती है देश की एकता के लिए। मान लीजिए कुछ लोग अगर शक्ति या सारी शक्तियों का प्रयोग करना शुरू कर दे तो क्या देश में एकता रह पाएगी? नहीं रह पाएगी, जैसा कि हमने श्रीलंका में देखा। तो देश की एकता के लिए सत्ता की साझेदारी आवश्यक है। दूसरा, देश में शांति बनाए रखने के लिए। अगर हम एक ही कोई समूह है वो अगर अपना दबदबा बनाना चाहेगा तो क्या शांति रह पाएगी? नहीं रह पाएगी। गृह युद्ध हो जाएंगे, आपसी तनाव होंगे, दंगे होंगे, फसाद होंगे, झगड़े होंगे। तो देश में शांति बनाए रखने के लिए भी जरूरी होता है सत्ता की साझेदारी की जाए। तीसरा, देश के एक समान विकास के लिए। अगर हम सत्ता की साझेदारी करेंगे, सबको अधिकार देंगे, तो देश का विकास एक समान होने की संभावना बढ़ जाती है। चौथा, सामाजिक विवाद और तनाव से बचने के लिए। जैसे आप अपनी क्लास में देखते हो, अगर कोई टीचर किसी एक स्टूडेंट का फेवर लेता है तो क्या क्लास में एक जैसा माहौल रह पाता है? नहीं, कहीं ना कहीं आपस में वो वाद विवाद बढ़ जाता है। ऐसा ही समाज में हो सकता है अगर शक्तियों का बंटवारा ना हो। तो हमें सत्ता की साझेदारी आवश्यक होती है, देश की एकता के लिए बहुत आवश्यक है, देश में शांति बनाए रखने के लिए, देश के एक समान विकास के लिए, सामाजिक वाद विवाद या तनाव से बचने के लिए भी सत्ता की साझेदारी आवश्यक होती है। उसके बाद दूसरा जो प्रश्न पूछा गया, इसी का दूसरा जो भाग दिया गया कि आधुनिक लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी के 3 रूप कौन कौन से होते हैं। तो सत्ता की साझेदारी के 3 रूप हमें बताने हैं और उनका उदाहरण भी देना है, एग्जाम्पल भी हमें देने। तो सत्ता की साझेदारी 3 तरीके से की जाती है लोकतंत्र में। पहला है सरकार के विभिन्न अंगों या विभागों के बीच सत्ता की साझेदारी। यहाँ पे विभाग के बजाय अंग शब्द है वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो सरकार के विभिन्न अंगों के बीच में सत्ता की साझेदारी। जैसे सरकार के 3 अंग होते हैं, हम छठी क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका। ये क्या है? 3 अंग है। कार्यपालिका का क्या होता है? कानून बनाना, ये होता है? नहीं, विधायिका का कार्य होता है ये। न्यायपालिका का न्याय प्रदान करना, और कार्यपालिका का होता है उन कानूनों को लागू करना। ओके,
तो सरकार के 3 अंग होते हैं, उनके बीच में सत्ता की साझेदारी। तो एक रूप तो ये है, जैसे भारत में शक्तियाँ न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका में विभाजित की गई है। विधायिका यानी हमारी संसद, विधानसभा, वो कानून बनाती है। कार्यपालिका जो IAS IPS ऑफिशियल आ जाते हैं, मंत्री आ जाते हैं, वो कानूनों को लागू करते हैं। और न्यायपालिका न्याय प्रदान करती है। तो एक तरीका थी, अब एक व्यक्ति के पास या एक संस्था के पास शक्तियाँ नहीं है, बंट गई है ना। तो एक तरीका तो ये है, इससे शक्तियों का दुरुपयोग, गलत उपयोग होने की संभावना कम हो जाती है। दूसरा जो तरीका होता है सत्ता की साझेदारी का आधुनिक लोकतंत्र में, वो होता है सरकार के विभिन्न सत्रों के बीच में। यहाँ पे सत्र है, विभिन्न सत्रों के बीच में सत्ता की साझेदारी। सत्र मतलब लेवल, सरकार के जो वेरियस लेवल्स होते हैं, जैसे 3 लेवल है हमारे यहाँ पर। सेंट्रल गवर्नमेंट यानी केंद्रीय सरकार पूरे देश के लिए, फिर राज्य सरकार अलग अलग राज्यों की है, उसके बाद स्थानीय सरकार होती है, जैसे पंचायती राज सरकार जिसको हम बोलते हैं। या शहर की अगर बात करें तो यहाँ पर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन होते हैं ना। तो ये 3 सत्र हो गए, इनके बीच में भी सत्ता की साझेदारी की जाती है। जैसे केंद्रीय सरकार है, राज्य सरकार है, स्थानीय सरकार है, इनकी अलग अलग शक्तियाँ होती है। आपने इस चैप्टर में डिटेल में जब पढ़ा, या नेक्स्ट चैप्टर आप अगर पढ़ोगे तो उसमें हमने पढ़ा है कि भारतीय संविधान में 3 सूचियाँ बनाई गई है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। उनमें शक्तियों को बांटा गया कि कौन से कार्य केंद्र सरकार कर पाएगी, कौन से कार्य राज्य सरकार करेगी, कौन सी शक्तियाँ स्थानीय सरकार के पास रहेगी। तो दूसरा तरीका ये सरकार के विभिन्न सत्रों के बीच में सत्ता की साझेदारी। पहला है सरकार के विभिन्न अंगों के बीच में सत्ता की साझेदारी। उसके बाद तीसरा जो तरीका है सत्ता की साझेदारी का, वो है विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच सत्ता की साझेदारी। विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच में, यानी हम सामाजिक आधार पर, चाहे भाषा के आधार पर हैं या किसी विशेष और पहचान है, उसके आधार पर हम अलग अलग होते हैं, लेकिन कोई भी पीछे ना रह जाए, इसके लिए विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच में भी लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी की जाती है। जैसे बेल्जियम में हमने देखा, बेल्जियम का हम उदाहरण दे सकते हैं। वहाँ पे सामुदायिक सरकार है, तो वहाँ पर हर समूह को कुछ शक्तियाँ दी गई है। हमारे यहाँ पर भी अल्पसंख्यक आयोग, पिछड़ा आयोग होता है, जो ये ध्यान रखता है कि कहीं पर भी शोषण ना हो, ताकि उनके पास शक्तियाँ हों। या फिर हमारे यहाँ पर आज़ादी होती है यूनियन बनाने की, यूनियन बना सकते हैं ना, हड़ताल कर सकते हैं, आंदोलन कर सकते हैं। तो इससे भी सुनिश्चित होती है कि हर सामाजिक समूह के पास भी कुछ अधिकार हो, उनके पास भी शक्तियाँ हो अपनी मांगें मनवाने का। जैसे किसान आंदोलन चल रहा है, तो अब उनको आज़ादी दी गई है, तभी आंदोलन किया जा रहा है, ताकि वो अपनी जायज़ मांगे वो आगे रख पाए। तो ये 3 तरीके होते हैं, सरकार के विभिन्न अंगों के बीच सत्ता की साझेदारी, सरकार के विभिन्न सत्रों के बीच सत्ता की साझेदारी और विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच में सत्ता की साझेदारी। उसके बाद हम दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा जो प्रश्न दिया गया कि बेल्जियम में फ्रांसीसी भाषा के जो फ्रांसीसी भाषी अल्पसंख्यक समुदाय है, वो अपेक्षाकृत समृद्ध और शक्तिशाली क्यों थे। हमने बेल्जियम की बात की थी, वहाँ 2 प्रमुख समूह हैं, डच भाषी और फ्रेंच भाषी, तीसरा है जर्मन भाषी। अब उसमें फ्रेंच भाषी, उनकी संख्या तो कम है, 40% है, लेकिन वो ज़्यादा धनवान और ज़्यादा शक्तिशाली है। क्यों है, उसके कारण बताने हमें। तो उसका पहला कारण तो ये कि बेल्जियम में जो फ्रांसीसी समुदाय है वो अपेक्षाकृत अधिक शिक्षित है। और आपको भी पता है कि शिक्षित होना बहुत महत्वपूर्ण होता है। जो शिक्षित होता है ठीक से, वो आगे बढ़ जाता है, तो वो अधिक शिक्षित है। दूसरा, जो फ्रांसीसी समुदाय है यानी कि फ्रेंच भाषी जो समुदाय है, उसकी सरकार में भागीदारी भी अधिक है। सरकार में भागीदारी मतलब ज़्यादातर लोग हैं वो गवर्नमेंट जॉब्स में हैं, ऑटोमेटिक वो आगे होंगे। और तीसरा कारण है उनके पास ज़मीन आदि जो अधिक संसाधन है, उनके पास ज़मीनें भी उनके पास अधिक है, तो इसके कारण भी वो आगे। तो ये 3 कारण हम लिख सकते हैं। उसके बाद तीसरा जो प्रश्न दिया गया, दबाव समूह और हित समूह लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी कैसे करते हैं। दबाव समूह और हित समूह लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी कैसे करते हैं। तो इसमें दबाव समूह और हित समूह क्या होते हैं, पहले हम ये समझ लेते हैं। दबाव समूह का मतलब होता है दबाव डालना, जैसे किसान यूनियन, व्यापारी यूनियन, स्टूडेंट्स यूनियन, टीचर्स यूनियन, लॉयर्स यूनियन, ये क्या है, ये दबाव समूह होते हैं। दबाव समूह बनाए जाते हैं कि अपनी जायज़ मांगों को सरकार के सामने रखने के लिए, और अगर उनके साथ कुछ गलत होता तो उसका विरोध किया जा सके, तो ये दबाव समूह होते हैं। तो ये इसके साथ साथ जो आंदोलन होते हैं वो भी दबाव समूह में ही आते हैं। तो ये दबाव समूह होते हैं, क्या इनकी भी सत्ता में साझेदारी होती है, कैसे होती है, ये हमें बताना है। तो दबाव समूह या हित समूह है अपनी मांगे मनवाने के लिए धरना प्रदर्शन करके सरकार पर दबाव डालते हैं। इस तरीके से सत्ता में साझेदारी करते हैं, क्योंकि दबाव डालेंगे तो सरकार दबाव में आती है, मांगे मानी जाती है कहीं ना कहीं।
तो पहला तरीका तो ये है कि उनकी साझेदारी होती है, यानी कि ये चुनाव नहीं लड़ते लेकिन फिर भी सत्ता में साझेदारी होती है, क्योंकि लोकतंत्र है, वोट बैंक की पॉलिटिक्स है, वोट चाहिए होता है सरकार को। दूसरा, कई बार सरकार अगर गलत निर्णय ले लेती है, जैसा अब किसान आंदोलन के समय हो रहा है, तो भी दबाव समूह और हित समूह है धरना, प्रदर्शन, आंदोलन इत्यादि के द्वारा सरकार को निर्णय बदलने के लिए मनाते भी हैं, मनाने की कोशिश भी करते हैं। तो इससे भी ये है कि उनकी सत्ता में साझेदारी है, मतलब उनकी सुनी जा रही है। तीसरा है, दबाव समूह या हित समूह सरकार के सामने जनता की समस्या को रखते हैं, आम लोगों की सत्ता में साझेदारी सुनिश्चित करते हैं, यानी कि समस्या रखते हैं, आम लोगों के मुद्दे उठाते हैं। इससे भी आम लोगों की भी सरकार में साझेदारी होती है, सरकार को सुनना पड़ता है उनकी भी। तो ये तरीके हैं कि कैसे दबाव समूह और हित समूह है वो लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, शक्तियों का बंटवारा एक देश को अधिक शक्तिशाली और एकजुट बनाता है। इस कथन की पुष्टि कीजिए, यानी हमें ये बताना है कि जो सत्ता की साझेदारी है इससे देश में एकता में बढ़ोतरी होती है, एकता को बढ़ावा मिलता है। कैसे मिलता है ये हमें बताना है यहाँ पर। तो पहला, शक्तियों के बंटवारे के कारण देश में आपसी झगड़े, दंगे, सामाजिक तनाव इत्यादि की संभावना कम हो जाती है। जैसे अगर झगड़े नहीं होंगे, दंगे नहीं होंगे, सामाजिक तनाव, आपस में तनातनी नहीं रहेगी, तो क्या होगा? एकता बढ़ेगी ना, शक्तिशाली होगा देश। दूसरे कि देश में शांति बनाए रखने के लिए भी शक्तियों का बंटवारा आवश्यक होता है, और अगर शांति है तो देश में एकता रहेगी, नेचुरल सी बात है। तीसरा, शक्तियों के बंटवारे के कारण पूरे देश का एक समान विकास संभव हो पाता है, इससे भी देश और अधिक शक्तिशाली होता है। चौथा, सत्ता की जो साझेदारी है उसके कारण जब भेदभाव नहीं होता तब भी देश में एकता को बढ़ावा मिलता है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि शक्तियों का बंटवारा है, सत्ता की साझेदारी है, वो देश को ज़्यादा मजबूत, ज़्यादा शक्तिशाली और एकजुट करता है। उसके बाद 5वां प्रश्न दिया गया कि क्षेत्रीय और सांस्कृतिक विविधताओं को समायोजित करने के लिए बेल्जियम सरकार द्वारा अपनाए गए किन्हीं 3 उपायों की चर्चा कीजिए। ये इस चैप्टर का एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हालांकि बोर्ड एग्जाम में ये पूछा जाता रहा है कि बेल्जियम का सत्ता की साझेदारी का मॉडल क्या है। यहाँ पर कुछ अलग तरीके की लैंग्वेज है वो यूज़ की गई है, लेकिन अर्थ वही रहेगा कि वहाँ पर क्षेत्रीय और सांस्कृतिक विविधताएँ थी। विविधता कैसे थी? विविधता थी, फ्रेंच भाषी थे, डच भाषी थे, और उनमें आर्थिक विकास के आधार पर भी अंतर थे, उनकी संस्कृति भी अलग थी। तो उनको समायोजित करने के लिए वहाँ की सरकार ने क्या कदम उठाए? तो पहला ये किया कि केंद्र सरकार से बहुत सी शक्तियाँ लेकर के उन्होंने राज्य सरकारों को दे दी। जैसे वहाँ पर वेलोनिया और फ्लेमिश 2 इलाके हैं, वहाँ को दे दी। उनको कह दिया कि चलो आप अपने अकॉर्डिंग जो डिसीजन लेने हैं वो ले लीजिए, ताकि वो अपने अकॉर्डिंग डिसीजन ले पाए, एक दूसरे को ब्लेम ना कर पाए। दूसरा, केंद्र सरकार में फ्रेंच भाषी और डच भाषी मंत्रियों की जो संख्या वो एक समान निश्चित कर दी गई, ताकि झगड़ा ही खत्म हो जाए कि दोनों भाषी जो समुदाय उनके मंत्रियों की संख्या एक बराबर होगी। इससे भी ये आरोप नहीं लग पाएगा और भेदभाव भी नहीं हो पाएगा। तीसरा जो उन्होंने उपाय किया कि देश में सभी समुदायों के लिए अलग से सामुदायिक सरकार का गठन किया गया। फ्रेंच भाषी, डच भाषी, जर्मन भाषी तीनों की एक अलग प्रकार की सरकार बना दी, तीसरे प्रकार की सरकार। वो सरकार क्या डिसीजन लेती थी? उनकी कल्चर, धर्म या उनकी संस्कृति, भाषा, इससे संबंधित जो डिसीजन थे उनकी अपनी अपनी सरकार लेती थी। तो इससे क्या हुआ कि आपसी झगड़ा था वो खत्म ही हो गया। ओके, तो ये 3 कदम उठाए गए। पहला, केंद्र सरकार से बहुत सी शक्तियां लेकर के राज्य सरकारों को दे दी गई। दूसरा, केंद्र सरकार में फ्रेंच और डच भाषी मंत्रियों की संख्या एक समान कर दी गई। और तीसरा कदम कि सभी समुदायों के लिए एक अलग से सामुदायिक सरकार का गठन कर दिया गया, जो उनके धार्मिक, सांस्कृतिक और भाषाई मसलों को देखती थी। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आपको लगता है कि हम सही दिशा में जा रहे हैं, आपको समझ में आता है, तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। दूसरी रिक्वेस्ट ये रहेगी कि यहाँ पर हमें जल्दबाजी में वीडियो बनानी होती है, सभी लेवल के बच्चों को ध्यान में रखना होता है। अगर आप बेहतर करना चाहते हैं तो आपके क्लास के सभी चैप्टर की वीडियो है वो ऑलरेडी इसी चैनल के ऊपर अवेलेबल है, तो आप वहाँ पर देख सकते हो और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कैसी लगी आपको वीडियो। उसके बाद हम 6th क्वेश्चन दिया गया है, उसकी तरफ बढ़ते हैं। बहुसंख्यकवाद में श्रीलंकाई तमिलों के बीच अलगाव की भावना को बढ़ा दिया।
व्याख्या कीजिए कि बहुसंख्यकवाद है उसने श्रीलंकाई तमिलों के बीच में अलगाव की भावना, यानी कि वो देश से अलग होना चाहते थे, उस अलगाव की भावना को बढ़ा दिया था। तो पहले तो हमें बहुसंख्यकवाद ये चीज़ क्या है ये हमें समझना है। ओके, तो बहुसंख्यकवाद का अर्थ है कि जब बहुसंख्यक वर्ग अपना प्रभुत्व या दबदबा बनाने की कोशिश करता है तो उसे बहुसंख्यकवाद कहते हैं। जैसे श्रीलंका में हुआ था, तो श्रीलंका में कौन है? सिंहली भाषी है। जो सिंहली भाषी है उन्होंने अपना दबदबा बनाने की सोची कि हम बहुसंख्यक में हैं, हम अपने अकॉर्डिंग चलाएंगे, हमें दूसरों से कोई लेना देना नहीं, तो उसे बोलते हैं बहुसंख्यकवाद। ओके, तो बहुसंख्यकवाद से कैसे वहाँ के तमिल थे उनको अलगाव की भावना महसूस हुई कि नहीं, हम इस देश का हिस्सा नहीं है। तो कुछ कदम उठाए गए थे उस दौरान। तो पहला था कि 1956 में वहाँ सिंहली भाषा को एकमात्र आधिकारिक भाषा का दर्जा दे दिया गया। एकमात्र आधिकारिक भाषा का दर्जा देने का मतलब था कि आपको इंटरव्यू में, आपको एग्ज़ाम में केवल सिंहली भाषा को ही पढ़ना पड़ेगा, अगर वो नहीं आती तो आप एलिजिबल नहीं हो, योग्य नहीं हो। तो इससे वहाँ के लोगों को, तमिल लोगों को लगा कि हमारी भाषा की तो कोई वैल्यू नहीं रही। दूसरा, श्रीलंका में एक कानून के द्वारा बौद्ध धर्म को संरक्षण प्रदान किया गया, यानी एक तरीके से बौद्ध धर्म को राष्ट्रीय धर्म घोषित कर दिया गया। इससे भी वहाँ पर रहने वाले जो मुस्लिम और हिंदू थे उनको लगा कि यहाँ पर भेदभाव किया जा रहा है। तीसरा, वहाँ पर सरकारी नौकरियों और विश्वविद्यालय यानी यूनिवर्सिटी में प्रवेश के लिए सिंहली भाषी लोगों को प्राथमिकता भी दी गई। नौकरियों में भी कि सिंहली भाषी पहले उनकी टर्न होगी, उसके बाद आपको देखा जाएगा। तो ये 3 कारण थे। जब सिंहली जो प्रभुत्व था उसके बाद तमिल लोगों को ये लगने लग गया कि हमारा इस देश में एक समान दर्जा प्राप्त नहीं है और उनमें अलगाव की भावना आ जाती है। और उसके बाद क्या होता है आप सभी को पता है, गृह युद्ध छिड़ता है जिसमें हजारों लाखों लोग मारे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसकी तरफ बढ़ते हैं। 7वां क्वेश्चन दिया गया कि उन तरीकों की तुलना कीजिए जिनके द्वारा बेल्जियम और श्रीलंका ने सांस्कृतिक विविधता का सामना किया। यानी कौन कौन से तरीके अपनाए गए। हमने पूरे चैप्टर में पढ़ा है कि दोनों ने अलग अलग तरीके अपनाए थे और उनके रिजल्ट भी अलग अलग निकले थे। तो पहले हम बेल्जियम की बात करते हैं। बेल्जियम में सांस्कृतिक विविधता का सम्मान करने के लिए सत्ता की साझेदारी को अपनाया। सत्ता की साझेदारी कि नहीं, शक्तियों को बांट देते हैं। ओके, क्या किया उन्होंने? केंद्र सरकार से शक्तियां लेकर के राज्य सरकारों को दे दी गई। सामुदायिक राज्य जो सरकार है उसका गठन किया गया और जो केंद्रीय सरकार थी या ब्रुसेल्स में सरकार थी उसमें मंत्रियों की संख्या एक बराबर कर दी गई। ऐसे बहुत से कदम उठाए। श्रीलंका ने क्या किया? उन्होंने कुछ अलग तरीका अपनाया। श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद का रास्ता चुना गया और इसके कारण देश विभाजन के कगार पर पहुंच गया। बहुसंख्यकवाद जो अभी हमने पढ़ा है कि बहुसंख्यक जो समूह उसने अपना दबदबा स्थापित करने की कोशिश की, इससे देश में विघटन यानी विभाजन के कगार पर पहुंच गया था। ऐसे लगने लग गया था कि श्रीलंका के टुकड़े होंगे अब, और वहाँ पर गृह युद्ध भी चलता है जिसमें दोनों समुदाय के हजारों लाखों लोग हैं वो मारे जाते हैं। 8वां क्वेश्चन दिया गया, विभिन्न सामाजिक समूह के बीच सत्ता की साझेदारी की जाती है। एक पंक्ति दी गई है, एक लाइन दी गई है हमारी इस एनसीईआरटी बुक में। अब हमें इस लाइन का अर्थ बताना है कि कैसे की जाती है। तो लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी होती है विभिन्न समूह के बीच में। कैसे होती है? लोकतंत्र में विभिन्न सामाजिक समूह के बीच भी सत्ता की साझेदारी होती है। विभिन्न सामाजिक समूह को अपनी मांग या मुद्दे उठाने की आज़ादी होती है। लोकतंत्र में होता है सिर्फ, जो नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होता है वहाँ पर ऐसा नहीं होता। लोकतंत्र में हम अपनी मुद्दे उठा सकते हैं, आवाज़ उठा सकते हैं, धरना प्रदर्शन कर सकते हैं, तो इससे सरकार तक हमारी बात पहुँचती है, सत्ता में साझेदारी होती है हमारी। दूसरा, विभिन्न सामाजिक समूह अपने दबाव समूह या हित समूह का भी गठन कर सकते हैं। हम यूनियन बना सकते हैं, हम पॉलिटिकल पार्टीज़ बना सकते हैं, तो इससे भी हम अपनी आवाज़ को उठा सकते हैं। अपन चुनाव लड़ सकते हैं, चुनाव लड़ के भी अपने मुद्दों को उठाया जा सकता है। तीसरा, क्योंकि ये लोकतंत्र है तो इसमें सरकार को भी विभिन्न सामाजिक समूह के हितों की तरफ ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि 5 वर्ष के बाद इलेक्शन जो होते हैं। तो ये कुछ तरीके हैं जिससे सामाजिक समूह उनकी सत्ता में भागीदारी या साझेदारी होती है। 9वां क्वेश्चन दिया गया कि सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की मूल भावना है। हमें 4 उपयुक्त जो सही है वो तर्क देते हुए इस बात को स्पष्ट करना है कि सही है ये। तो सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की मूल भावना होती है, उसकी आत्मा होती है। कैसे? कि लोकतंत्र का अर्थ होता है लोक जमा तंत्र, यानी कि लोगों का शासन, यानी जनता का शासन। तो लोकतंत्र का अर्थ है जनता का शासन, और जनता का शासन तब होगा ना जब जनता को शक्तियाँ मिलेगी, यानी सत्ता की साझेदारी आवश्यक है।
और लोकतंत्र में समानता सुनिश्चित करनी है तो भी सत्ता की साझेदारी आवश्यक है। तीसरा, अगर लोकतंत्र में एक समान विकास करना है तो सत्ता की साझेदारी के बिना नहीं हो सकता। और लोकतांत्रिक सरकार में सबको एक समान अधिकार देने और न्याय देने के लिए भी सत्ता की साझेदारी आवश्यक है। तो हमें यूं कह सकते हैं, यानी हमें यह बताना है कि सत्ता की साझेदारी नहीं है तो लोकतंत्र नहीं है। लोकतंत्र कब होगा? जब लोगों को एक समान अधिकार दिए जाएंगे, जब लोगों को न्याय प्रदान किया जाएगा, जब लोगों के लिए समानता सुनिश्चित की जाएगी, जब लोगों को शक्तियां दी जाएगी। और ये कब दी जाएगी? जब सत्ता की साझेदारी होगी, और सत्ता की साझेदारी होगी तभी लोकतंत्र होगा। उसके बाद 10वां 10th क्वेश्चन दिया गया जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, उसी को दोबारा से रिपीट किया गया। यहाँ पर पूछा गया है कि बेल्जियम सरकार ने जातीय समस्या का समाधान कैसे किया। जैसे ऊपर हमने पढ़ा उसी को हम रिपीट करने वाले, यानी ये बेल्जियम का सत्ता की साझेदारी का मॉडल है। तो पहला, केंद्र सरकार से बहुत सी शक्तियां लेकर के राज्य सरकारों को दे दी गई। 2 राज्य सरकारें हैं वहाँ पर, वेलोनिया और दूसरा फ्लेमिश रीजन है। तो उन राज्य सरकारों को दे दी गई ताकि वो अपने अकॉर्डिंग शासन चला सके। दूसरा, केंद्र सरकार में फ्रेंच और डच भाषी मंत्रियों की संख्या वो भी एक समान फिक्स कर दी गई, निश्चित कर देगी ताकि विवाद ना हो। तीसरा, वहाँ की राजधानी ब्रुसेल्स में, वहाँ की जो ब्रुसेल्स की सरकार है वहाँ पर भी फ्रेंच भाषी और डच भाषी जो मंत्रियाँ हैं उन मंत्रियों की संख्या एक समान रखी गई। और तीसरा, जो चौथा कदम उठाया गया कि देश में सभी समुदायों के लिए अलग से एक सामुदायिक सरकार का भी गठन किया गया। तो ये 4 कदम उठाए गए और इससे वो जातीय समस्या सुलझ गई और आज विश्व का सबसे पीसफुल कंट्री में से एक बेल्जियम है और यूरोपियन यूनियन की राजधानी है वो ब्रुसेल्स है। उसके बाद हम स्रोत आधारित प्रश्नों की तरफ पढ़ते हैं। स्रोत आधारित प्रश्नों में 4 प्रश्न पूछे गए हैं। पहला जो क्वेश्चन दिया गया है कि लोकतंत्र का मूल सिद्धांत क्या है, ये हमें बताना है। तो लोकतंत्र का मूल सिद्धांत है जनता का शासन, लोगों का शासन, लोगों का तंत्र। दूसरा प्रश्न पूछा गया सत्ता की साझेदारी का विचार क्यों उभरा। समानता तथा आम लोगों की सरकार में भागीदारी तय करने के लिए सत्ता की साझेदारी का विचार उभरा कि समानता तभी हो सकती है और आम लोगों की भागीदारी भी तभी हो सकती है जब सत्ता की साझेदारी होगी। तीसरा जो प्रश्न दिया गया, त्वरित निर्णय लेना और उन्हें लागू करना लोकतंत्र में संभव नहीं होगा। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? तर्क सहित उत्तर दीजिए। त्वरित मतलब कि तेज निर्णय लेना और उन्हें लागू करना लोकतंत्र में संभव नहीं होता। वास्तव में ऐसा है, हम एग्री करते हैं। तो यह सही है कि लोकतंत्र में त्वरित निर्णय नहीं लिए जाते हैं, समय अधिक लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि बहुत सारे लोग और संस्थाएं शामिल होती है। लेकिन लोकतंत्र में बेहतर निर्णय लिए जाते हैं, इसकी गारंटी होती है क्योंकि बहुत सारे लोग मिलकर डिसीजन लेते हैं। अब देखिए, कोई कानून बनेगा, उसकी चर्चा होगी, मीडिया में जाएगा, जनता में, न्यूज़पेपर में जाएगा, वो लोकसभा में चर्चा होगी, फिर राज्यसभा में होगी, उसके बाद प्रेसिडेंट के पास जाएगा। तो कोई भी डिसीजन लेने में टाइम लगता है, लेकिन इस चीज़ की गारंटी है कि जब इतनी चर्चा होगी तो बेहतर होगा। कुछ कमियां हो सकती है, लेकिन जब एक व्यक्ति डिसीजन लेता है तो उससे यकीनन बेहतर होने वाला होता है। 4th क्वेश्चन दिया गया स्रोत आधारित प्रश्नों में, जो कि इस वर्कशीट का लास्ट क्वेश्चन है। ऊपर दिए गए अनुच्छेद का एक संक्षिप्त विवरण है, वो अपने शब्दों में हमें लिखना है। तो प्राचीन समय में यह माना जाता था कि शक्तियां एक व्यक्ति के हाथ में ही होनी चाहिए ताकि जल्दी निर्णय लिए जा सके, जो समय की उस वक्त ज़रूरत थी। उस वक्त राजा होते थे और ऐसे ही निर्णय लिए जाते थे। लेकिन लोकतंत्र के आगमन के साथ इस विचार में बदलाव आया। लोकतंत्र का बुनियादी सिद्धांत है जनता का शासन, और जनता के शासन के लिए आवश्यक है सत्ता की साझेदारी। तो ये थी हमारी आज की आसान सी वर्कशीट। उम्मीद करता हूँ आपके सभी डाउट्स है वो क्लियर हो गए होंगे। फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप मुझसे पूछ सकते हो, कमेंट कर सकते हो। आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, जिसका लिंक होम पेज पर अबाउट में दिया गया। साथ ही साथ हमारा टेलीग्राम का चैनल भी आप ज्वाइन कर सकते हो। ऐसे ही खुश रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।